Hello everyone, my name is Ashutosh from Chennai City. Welcome you again to another session of English. Okay, people enjoy my video. इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब क्या होता है और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। चूंकि जो एडजेक्टिव वाला वीडियो था वो तो कंप्लीट हो गया, नाउन क्लॉज का प्रयोग, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कंप्लीट। बोर्ड पर एक सेंटेंस दिया गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। दिया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। चूंकि जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं ये 9 प्रकार के वर्ड को जोड़ते हैं, 9 प्रकार से सेंटेंस को जोड़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि जब दोनों सेंटेंस में टाइम का सेंस निकल रहा हो तो उसे हम कैसे जोड़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसके लिए क्या है, इतने सारे आपको कंजक्शन दिए गए हैं, जो कंजक्शन जिसका अर्थ इससे मिलता जुलता रहेगा आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हालांकि लगभग सभी एक ही समान होते हैं, किसी का भी यूज करके आप बना सकते हो, सब सही होता है। ठीक है, लेकिन व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, एज सून है, इसका मतलब क्या है, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब जब कभी, एज सून है जो ही। ठीक है, तो ये सब क्या है, समय के ही बारे में तो बता रहे हैं ना। तो किसी भी कंजक्शन का आप यूज करके इस सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, द चाइल्ड सा हिज फादर ही रैन अवे एट वंस, यानी कि बच्चे ने पिताजी को देखा, ही रैन अवे एट वंस, तुरंत भाग गया, यानी कि जैसे देखा तुरंत भाग गया। तो इसको हम बना सकते हैं सबसे पहले एज सून एज से ही बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एज सून एज का हिंदी मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। तो एज सून एज द चाइल्ड सी हिज फादर, सी हिज फादर, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ही रैन अवे एट वंस, ही रैन अवे एट वंस। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि एज सून एज से आप बनाएंगे कि एज सून एज द चाइल्ड सी हिज फादर ही रैन अवे एट वंस, यानी कि जैसे ही बच्चे ने पिताजी को देखा वह तुरंत भाग गया। तो एज सून एज से आप बना सकते हो। दूसरा आप व्हेन से बना सकते हो। कैसे, इसी सेंटेंस को आप व्हेन से कैसे बनाओगे, हम लिख सकते हैं कि व्हेन द चाइल्ड सा हिज फादर, जब बच्चे ने पिताजी को देखा, ही रैन अवे एट वंस, वह तुरंत भाग गया। तो व्हेन से इस प्रकार से बना सकते हैं, व्हेन द चाइल्ड सा हिज फादर, सा हिज फादर, ही रैन अवे एट वंस, ही रैन अवे एट वंस। यहाँ पर जितने कंजक्शन दिए गए हैं लगभग सभी कंजक्शन का प्रयोग करके आप बना सकते हो, सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही रहेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा केसेस में क्या होता है, व्हेन का प्रयोग, व्हेनेवर का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, ठीक है, एज फार एज का प्रयोग, इन सब का प्रयोग ज्यादा सेंस में किया जाता है। ठीक है, हालांकि सही सब होते हैं, जिसका प्रयोग से बैठ जाए उसी को लगा दो। तो इसको हम 2 प्रकार से बनाए हैं, एक एज सून एज कंजक्शन की सहायता से, एक व्हेन कंजक्शन की सहायता से। चलो हम नो सूनर से बना लेते हैं कि नो सूनर से कैसे बनेगा। देखिए ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में नो सूनर देन ही होता है। यहाँ पर कभी भी क्या होता है, लिख देंगे नो सूनर, इसके बाद यहाँ व्हेन लिख देंगे। तो यहाँ पर कॉमन एरर वाले क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, नो सूनर के साथ हमेशा देन का ही प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। तो नो सूनर की सहायता से हम बना सकते हैं इसे, नो सूनर, नो सूनर द चाइल्ड, नो सूनर did the child see his father, see his father। यहाँ पर सा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े हो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि डिड नॉट नेगेटिव आता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसलिए नो सूनर डिड द चाइल्ड सी लिखेंगे, सी हिज फादर, इसके बाद नो सूनर के बाद देन। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होने के बाद लिखेंगे देन ही रैन अवे एट वंस, ही रैन अवे एट वंस। तो इस प्रकार से 3 नियम से आपका ये वीडियो, आपका ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को, सेंटेंस को कितने प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर व्हेन का प्रयोग बनाया गया, एज सून एज से, नो सूनर से बनाया गया, एज लॉन्ग एज से बना सकते हो, एज सून एज के स्थान में एज लॉन्ग एज बाकी सेंटेंस बन सकता है। तो आप क्या करेंगे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम में आ गया तो द चाइल्ड सा हिज फादर ही रैन अवे एट वंस, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर उसमें टाइम का सेंस निकल रहा है तो किसी कंजक्शन का सिंपल रूप से आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हो या एज सून एज, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके जो आपको सरल लगे, जो अच्छा लगे, सुटेबल हो, उसी का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए इतने सारे कंजक्शंस होते हैं, इन सभी कंजक्शन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आप लोग कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में किसी प्लेस का जिक्र किया गया है
तो ऐसी कंडीशन में किस कंजक्शन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन। व्हेयर का प्रयोग कर सकते हो, व्हेयर मतलब जहां, व्हेयर मतलब जहां कहीं। तो जो कंजक्शन सेंटेंस में सुटेबल रूप से आ जाए उसी का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल है, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेज, यानी कि नेहरू कई सारे स्थानों पर गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, हर स्थान पर उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर प्लेस दिया गया है, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस वाले कंजक्शन का ही इसमें प्रयोग कर सकते हैं, अदर का नहीं। जिसमें टाइम आया था व्हेन उठा कर रख देंगे तो गलत हो जाएगा, एज सुन एज गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें कंजक्शन कौन सा प्रयोग करेंगे, चाहे व्हेयर चाहे व्हेरेवर। तो हम व्हेरेवर का प्रयोग करके बना रहे हैं। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत किया गया। जहां वो गए, तो जहां कहीं वो गए wherever ही वेंट, यानी सेंटेंस बन गया, नेहरू वाज वेलकम्ड wherever ही वेंट, यानी कि नेहरू का स्वागत किया गया जहां कहीं भी वो गए। तो आपका ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया कि अगर आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे और सेंटेंस में किसी प्लेस का जिक्र किया गया रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन दिया गया है। इन्हीं कंडीशन का प्रयोग करके आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, ये आपका रूल दूसरा था। नाउ वी विल रीड रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, यहां पर लिखेंगे कारण, तो हम रीजन लिख सकते हैं, रीजन। यानी कि अगर आपके सिंपल सेंटेंस में किसी रीजन का बोध किया गया, यानी कि किसी रीजन कारण का क्वेश्चन निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो आप ध्यान देंगे। इस एग्जांपल में दिया गया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में कि इस प्रकार के जो आपको सेंटेंस मिलेंगे उसमें एक कारण दिया रहेगा, यानी कि जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो एक कारण का बोध किया रहेगा। अब उस कारण को आपको समझना है और उसी प्रकार के कंजक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पर आपके कंजक्शन दिए गए हैं, एज, सिंस, बिकॉज। ठीक है, तो ये आपको 3 कंजक्शन दिए गए हैं। अब तीनों कंजक्शन में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या कारण निकल रहा है। तो देखिए, द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। यानी कि चाय बहुत गर्म है, कारण क्या है, आप चाय क्यों नहीं पी सकते हैं, क्योंकि चाय जो है बहुत गर्म है। इसमें रीजन निकल रहा है ना। तो ऐसे जब आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलेंगे तो इन्हीं कंजक्शन में से किसी एक का प्रयोग करके आप बना सकते हो। हालांकि मैं दोनों को बना देता हूं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं बिकॉज। एक बात ध्यान रखेंगे कि बिकॉज और सिंस दोनों का प्रयोग आप सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन ये जो बिकॉज होता है ये दोनों सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, बिकॉज का प्रयोग, जो कंजक्शन है, इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में करते हैं, और जो सिंस होता है इसका प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी पाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा आपका, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी पाया। बिकॉज द टी इज हॉट, यानी कि जो चाय था वो बहुत गर्म था। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। द टी, यहाँ पर आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी पाया, बिकॉज द टी इज वेरी हॉट, क्योंकि चाय बहुत गर्म था। तो बिकॉज आपका कंडीशन हो गया। अगर आपको सिंस का प्रयोग करके बनाना होता तो क्या करते, तो लिख देते सिंस का हिंदी मतलब क्या होता है, क्योंकि। सिंस को हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि, और बिकॉज को क्योंकि। चलिए, तो बिकॉज कंप्लीट, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, तो लिखेंगे क्योंकि चाय बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी के पहले आप सिंस का प्रयोग कर देंगे। ध्यान समझिएगा, जो सिंस होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, तो इसे लिख सकते हैं दूसरे प्रकार से। एग्जाम में इस प्रकार लिखेंगे या दोनों सही होगा। तो सिंस द टी इज वेरी हॉट,
काम लगाएंगे, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, सिलेबस बहुत सरल है, आप पढ़ते रहेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, दूसरा पढ़े थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, तीसरा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, 3 हो गए। अभी आपको 6 और पढ़ने हैं। तो अगर आपको पढ़ने में कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके तुरंत बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सुधारने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल केवल एक ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 या 3 एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। नौ कंजक्शन सीखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप डिस्टर्ब ना हुई, चिंता ना करिए, केवल आप सीखते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना इस चैप्टर पर मजबूती आपको बन जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा से मात्रा में एग्जाम्पल का रिवाइज आप करिए। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बता दिए गए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, केवल आप सीखते रहिए और मेहनत करते रहिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में कंडीशन की बात कही गई हो, कोई स्थिति हो कि अगर ऐसा हो गया, कोई शर्त हो तो ऐसा, ठीक है, कोई शर्त की बात की गई हो, तो ऐसे समय में हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए एग्जांपल दिए गए हैं। वर्क हार्ड, कठिन प्रयास करो, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है कि कठिन परिश्रम करो, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, एक कंडीशन है। तो वर्क हार्ड कौन सेंटेंस है, इंपरेटिव ना, कठिन परिश्रम करो, आपको सफलता मिलेगी। तो दोनों कंडीशन से हम बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको केवल एक ही से बनाना है। चलिए सबसे पहले इफ से। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, हिंदी देख लेते हैं। इफ मतलब यदि, और अनलेस का मतलब होता है जब तक। ठीक है, तो मैं दोनों सुनाता हूं। यहां पर लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, अनलेस से, कि यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस वर्क हार्ड, जब तक, यानी कि तुम्हें सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो दोनों प्रकार से हो जाता है। तो इफ से देखेंगे, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर यू नहीं था कैसे आ गया, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें यू छिपा होता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा रहता है, तो इसलिए यू आ गया। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल गेट सक्सेस। तो ये सेंटेंस आपका इफ से कंप्लीट हो गया। अनलेस से क्या करेंगे, अनलेस देखिए एक निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, अनलेस से एक निगेटिव वर्ड, अनलेस होता है और एक अनटिल भी होता है। तो कभी आपको हम डिफरेंस बताएंगे अनलेस और अनटिल में। तो यहाँ पर अभी इतना ही देखेंगे। अनलेस से क्या करेंगे, लिखेंगे अथवा, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी जब तक, अनलेस आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो अनलेस वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट आपका। सेंटेंस आपका हो गया, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस वर्क हार्ड। यू लिख देंगे यहाँ पर, अनलेस यू, यहाँ पर यू लिख देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो दोनों सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम में ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं जिसमें किसी शर्त का भाव निकल रहा हो, सेंस निकल रहा हो, तो ऐसे केस में आप दोनों कंडीशन किसी का भी प्रयोग करके और सेंटेंस का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर सकते हो। चलिए, तो आपका ये हो गया, रूल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 5 में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का हिंदी मतलब होता है विरोध निकालना, विरोध या भिन्नता। ठीक है, यानी कि जब आपको किसी सेंटेंस में विरोध का भाव दिखाई दो, 2 सेंटेंस आपको मिलेगा, सिंपल सेंटेंस, किसी में विरोध दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी सेंटेंस देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जितने कंजक्शंस आपको बताए जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन कंजक्शन को ध्यान रखे रहिए
कि अगर आपका कोई सिचुएशन मिलता है तो कंडीशन आ गया तो इफ का प्रयोग करेंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे, कोई टाइम आ गया तो एज सून एज का प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो और मान लीजिए कोई अगर प्लेस आ गया तो वेयर का, वेरिएबल का। तो ये सब कंडीशन आप याद करिए, अगर आप याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, एग्जाम में सही प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, अगर किसी सेंटेंस में विरोध दिखाया गया हो, ठीक है, तो देखिए सेंटेंस देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर डिटेल में बताया जा रहा है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप इसमें सफल रहेंगे। एडवर्ब क्लॉज पूरी तरह से 9 मेथड बताए जाएंगे, काफी डिटेल में, ध्यान से पढ़ेंगे। रोल नंबर आपका 5 है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में विरोध का भाव हो तो ऐसी केस में हम किस प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी कि चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आल दो कंजंक्शन कौन सा है, आल दो, दो। अच्छा, इसे हिंदी क्या होता है, आल दो का मतलब होता है यद्यपि, और यही दो का भी मतलब होता है, ठीक है, चाहे दो से बनाए चाहे आल दो से। एक बात ध्यान रखेंगे कि आल दो जैसे आपका नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है ना, उसी प्रकार से आल दो के बाद उस नाउन का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद येट का प्रयोग करेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। दो का प्रयोग करेंगे और नाउन लिखेंगे या नाउन फ्रेज लिखेंगे, नाउन क्लॉज लिखेंगे, जो भी रहेगा, इसके बाद येट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि अगर मान लीजिए आल दो दिया गया है, आल दो, इसके बाद अगर येट आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक कामा लगा देंगे, ठीक है, कामा, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक कामा का प्रयोग कर देंगे तो येट नहीं लिखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से दो लिख सकते हैं, दो लिख देंगे तो भी आपको एक कामा लगाकर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप येट लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक कामा लगा दें, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कामा भी नहीं लगाना चाहते हैं तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पर येट का प्रयोग कर भी सकते हो और नहीं, दोनों से होगा, दोनों का मतलब यद्यपि होता है। चलिए सेंटेंस देखिए, ही वर्कड हार्ड, कंट्रास्ट का मतलब कोई विरोध, है ना, तो उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, और वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। यानी कि कठिन परिश्रम भी किया, उसके बाद फेल हो गया, विरोध है ना, कठिन परिश्रम करने वाला तो पास होता है। यहाँ पर दिया गया ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड द एग्जामिनेशन, और वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो ऐसी केस में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो लिखेंगे although he worked hard, अब आप येट का प्रयोग कर सकते हैं या केवल कामा लगा देंगे तब भी सही है। दूसरा सेंटेंस, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन लिख देंगे, सही है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। although he worked hard yet he failed the examination। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर although का प्रयोग किया गया, THOUGH, ठीक है। आप दो का भी प्रयोग कर सकते हो, तो क्या बनेगा, हो जाएगा दो he worked hard yet, या फिर कामा लगा देंगे, he failed in the examination। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अगर मान लीजिए इसमें एक सेंटेंस मुझे और कहना है, जैसे ही वर्क है, उसे कठिन परिश्रम किया, एक विरोध दिखाया जा रहा है, तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है। मान लीजिए ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा अगर ऐसा कहा जाए कि राम इज पुअर, ये हो गया राम इज पुअर। दूसरा लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट, यानी कि राम गरीब है, वह ईमानदार है, ठीक है, गरीब है और ईमानदार है। तो अब ऐसे केस में भी क्या करेंगे, इसमें भी आपको कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, although राम इज पुअर yet he is honest, या although राम इज पुअर कामा लगा देंगे, he is honest, दोनों से हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं, although राम इज पुअर yet he is honest, तो ये आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये रूल नंबर 5 था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कंप्लीट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये,
ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें जो भी कंजक्शन प्रयोग किए गए हैं कंजक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे बताया हूँ पहले से ही कि जो कंजक्शन का है एक वीडियो में इसमें सेपरेट बनाऊंगा, तो हो सकता है इसके बाद जो वीडियो अपलोड किया जाए वो कंजक्शन पर ही रहे। चलिए, तो यहाँ पर कंट्रास्ट हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक। जैसे इसमें कंडीशन देख लेते हैं, देन का मतलब होता है की अपेक्षा, है ना। या इसमें एक कंडीशन और लिख सकते हैं, एज डॉट डॉट एज। ध्यान रखेंगे जो एज होता है यह हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, निगेटिव में नहीं, अफर्मेटिव में केवल। और दूसरा वाले लिख सकता हूँ कंडीशन, सो एज। अगर आपको निगेटिव लिखना है तो सो एज का प्रयोग कर देंगे, ये निगेटिव के सेंस में बनाएगा, ठीक है। चलिए, और देन का प्रयोग कर सकते हैं, देन की अपेक्षा। इसका मतलब जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल है सीता इज ब्यूटीफुल। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। अब दूसरा लिख सकते हैं, प्रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल। यहां पर ध्यान देंगे, प्रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल, इसका मतलब हो गया प्रिया भी समान रूप से सुंदर है। समान रूप से इसका मतलब हो गया कि जो प्रिया है वह सीता के ही तरह है, लगभग उन्हीं के समान सुंदर है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन मतलब क्या होता है, कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो ऐसे केस में सीता इज ब्यूटीफुल, प्रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो आप लिख सकते हैं, पहला तो हम देन क्या बनाएंगे, सीता इज ब्यूटीफुल देन प्रिया इज, ठीक है, ऐसा बना सकते हो। या एज ऐसे कैसे बनाएंगे, चलिए एज से हम बना देते हैं, सेंटेंस हो जाएगा सीता इज, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सीता इज ब्यूटीफुल एज, एज के बाद ये लिख देंगे प्रिया, दूसरा सेंटेंस इज, कंप्लीट। यानी सीता इज ब्यूटीफुल एज प्रिया इज, यानी कि सीता सुंदर है एज प्रिया इज, प्रिया की अपेक्षा। यानी कि जो प्रिया है, अब देखिए यहाँ पर इक्वली दिया गया तो इसका मतलब इक्वल दोनों रूप से हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीता की तुलना में प्रिया भी सुंदर है, या प्रिया की तुलना में सीता भी सुंदर है, तो इक्वली दिया गया उसका मतलब दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थे, देन मतलब की अपेक्षा, इसका प्रयोग कर सकते हो सो एज का। और एज, देखिए सो एज का प्रयोग अगर निगेटिव होता तो आप सो एज का प्रयोग कर सकते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव दिया गया है, देखिए सीता इज ब्यूटीफुल, प्रिया इज इक्वली ब्यूटीफुल, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अफर्मेटिव के लिए आप एज का ही प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपका पार्ट नंबर 6 हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। जल्दी पढ़ते हैं, अभी तीनों बचा है। तो देखिए सेंटेंस, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और एग्जाम्पल को, ढेर सारे एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये 6 हो गया, 7 नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यानी कि अगर आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों में से किसी एक सिंपल सेंटेंस से रिजल्ट का सेंस निकल रहा हो, रिजल्ट का भाव हो, तो ऐसे केस में आप दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, सो दैट। यहाँ पर कोई नाउन आएगा, है ना, या कोई नाउन फ्रेज भी आ सकता है। तो सो दैट का मतलब क्या हुआ, इतना की। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर हम वीडियो को रोक देते हैं और इसका एग्जांपल लिखते हैं, इस वीडियो आपका बड़ा ना होने पाए। अगर वीडियो को ना रोका जाए तो समझिए क्या होगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल है, जैसे राम इज ओल्ड, राम बूढ़ा है, राम इज वेरी ओल्ड, राम बूढ़ा है। और दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं रिजल्ट के केस में कि ही इज, he cannot run, सिंपल हो गया। राम इज वेरी ओल्ड, राम बहुत वृद्ध है, he cannot run, वह दौड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में रिजल्ट का भाव है, परिणाम क्या है, वह बुढ़ा है, इसलिए रिजल्ट क्या निकल कर आया कि वह दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए सो दैट का प्रयोग किया गया है, इतना कि राम इतना वृद्ध है कि वह दौड़ नहीं सकता, सो दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राम इज सो ओल्ड, यहाँ पर सो के स्थान क्या आ गया, बीच में ओल्ड आ गया। अब इसके बाद दैट लिख दीजिए, एक नाउन का आ गया, या फिर दैट एडजेक्टिव भी आ सकता है टेंस के अकॉर्डिंग। दैट ही कैन नॉट रन, दैट ही कैन नॉट रन, सेंटेंस आप लोग का कंप्लीट हो गया। राम इज सो ओल्ड, राम इतना वृद्ध है, दैट ही कैन नॉट रन कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दो सेंटेंस दिए गए, सिंपल सेंटेंस, इनको कॉम्प्लेक्स बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट था, परिणाम था, इसलिए राम इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन बन गया। ये कंजंक्शन ध्यान से पढ़िएगा, सो दैट। देखिए कभी कभी क्या होता है, गलती से कुछ लोग सो दैट इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। ये सो दैट दूसरा है, इसका मतलब होता है ताकि, ठीक है। इसका प्रयोग हम बताएंगे कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर सो दैट, इसमें गैप, जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है ना, तो ऐसे केस में यहाँ पर सो के बाद डॉट फिर दैट है, ठीक है, इतना की, ये सो दैट इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का प्रयोग कैसे करेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, कंजंक्शन को हटाते हैं, तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है यू हैव वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे, और दूसरा सेंटेंस है आई विल वेलकम यू इन द सेम वे, यानी कि आपने मेरा जिस प्रकार स्वागत किया है ना, सर्टेन वे, निश्चित प्रकार से, आई विल वेलकम यू इन द सेम वे, मैं भी इसी तरीके से आपका स्वागत करूंगा, ठीक है। ये मैनर की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन कौन सा लागू किया जाएगा, एज, सो फार एज, ठीक है। तो दोनों कंडीशन किसी का भी यूज कर सकते हो। चलिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो हम लिख सकते हैं आई विल वेलकम यू, आई विल वेलकम यू एज, कंजंक्शन हो गया आपका एज, यू हैव वेलकम्ड मी, एज यू हैव वेलकम्ड मी। इन सर्टेन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपका अर्थ कंप्लीट हो गया। आई विल वेलकम यू एज यू हैव वेलकम्ड मी, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की सहायता से आपका दो सिंपल सेंटेंस दिया गया था और उसको इस कंडीशन का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, जिससे एग्जाम्पल आपको केवल एक ही बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका बताया गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, यहाँ पर कंजंक्शन प्रयोग कर सकते हैं, सो दैट, ये सो दैट, इसमें देखिए गैप नहीं है, ठीक है, सो दैट ताकि, इसका हिंदी होता है, इसका मतलब है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। तो ये पहला कंडीशन हो गया। लिस्ट का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, लिस्ट का हिंदी मतलब होता है, ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसका अर्थ होता है लिस्ट। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो लिस्ट होता है इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिस्ट यू शुड, है ना, कहीं ऐसा, अगर मुझे कहना है कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, अगर सेंटेंस है इसको क्या कहेंगे, लिस्ट यू शुड फेल। अगर पूरा सेंटेंस मुझे कहना है कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यानी कि यू के पास हमेशा आप शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे जिसमें सो दैट या लिस्ट का प्रयोग करना हो, एक बात ध्यान रखेंगे, जो सो दैट होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कैसे आप सेंटेंस का यूज करोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सो दैट, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मे या माइट, ध्यान देंगे मे या माइट, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखिए मे का प्रयोग अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो मे का प्रयोग कर सकते हो, और अगर सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो माइट का। देखिए सेंटेंस देखते हैं, चलिए सेंटेंस है आई सेव 500 पर मंथ, MONTH, यानी कि मैं 500 रुपये हर महीने बचाता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल,
मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। देखिए इसमें पर्पज, उद्देश्य क्या है, मैं पैसा क्यों बचाता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसा बचाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पर्पज के सेंस में इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको वांट देखने को मिल जाता है, वांट इसका मतलब चाहना होता है, तो अगर वांट मिल जाता है तो आप समझ लेंगे कि हमेशा इसमें पर्पज ही रहेगा। ठीक है, पर्पज वाले सेंटेंस में वांट का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो आई वांट टू परचेज अ मोबाइल, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो दैट से तो हम लिखेंगे आई सेव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई सेव 500 पर मंथ, 500 पर मंथ, सो दैट अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की, आपको बताया गया अगर प्रेजेंट की बात होगी तो मे का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट की बात होगी तो माइट का। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट की बात की गई है, आई वांट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट डेफिनिट, तो यहाँ लिखेंगे सो दैट आई में परचेज अ मोबाइल या बाई ए मोबाइल, इसमें क्या लिखा गया परचेज, तो आप परचेज लिख सकते हो या बाई भी लिख सकते हो, दोनों सही है, बाई का मोबाइल या परचेज अ मोबाइल। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। चलो एक हम माइट का बता देते हैं कि 5 मिनट सेंटेंस रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सेंटेंस है, एक पास्ट का एग्जांपल दिया गया है, प्रिया वर्कड हार्ड, यानी कि प्रिया ने कठिन परिश्रम किया, यहाँ पर सॉरी सी रहेगा, शी वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन, वह फर्स्ट डिवीजन पाना चाहती थी। पास्ट टेंस से वांटेड आपको बताया गया, अगर सेंटेंस में वांटेड दिखाई दे इसका मतलब पर्पज रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रिया वर्कड हार्ड सो दैट यहां सी लिख सकते हो या प्रिया लिख सकते हो, सी माइट, देखिए यहाँ पास्ट था इसलिए सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माइट गेट फर्स्ट डिवीजन, तो प्रिया वर्क हार्ड सो दैट शी माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, प्रिया वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट फर्स्ट डिवीजन, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, 2 सिंपल सेंटेंस थे, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दियो। ध्यान देंगे इस प्रकार से आपका टोटल 9 विधि कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज की सहायता से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत टोटल 9 हेडिंग हम लोग पढ़े हैं, 9 के बाद मतलब कि इसके बाद 9 के बाद और नहीं है, ठीक है, केवल 9 ही है। अगर आप 9 को ध्यान से पढ़ लेते हो, इस वीडियो को 1, 2, 3 बार कम से कम देखो, जिससे आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से। और एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट, जितना आपको इसे पढ़ेंगे, इतना ध्यान से पढ़ेंगे, जितना अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा आपको चैप्टर मजबूत बन जाएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत कम दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का अभाव है। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो रिगार्डिंग के लिए हम क्या किए हैं, थोड़ा एग्जाम्पल 1, 2 स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें केवल इतना ही समझते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखेंगे पूरा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितने लोग हमारे जो नए व्यूअर में देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग परिश्रम करते रहिए। टिल देन टेक केयर, कीप परसेंट एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।